रक्त यानी ब्लड सुनने में भले ही अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों ये हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लगभग हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आप स्पेशली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 साइंस का, जिसमें पढ़ेंगे ब्लड। और मैं ये दावा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्लड से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगा, यानी इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि सर ब्लड की विशेषताएं क्या होती हैं या फिर इसके प्रमुख कार्य क्या हैं। सबसे पहले तो ये जान लेंगे, देखिए होता क्या है कि ब्लड है क्या, क्वेश्चन उठता ना। तो अगर आपसे ब्लड पूछा जाए तो सबसे पहला तो ये होगा कि यह एक प्रकार तरल संयोजी ऊतक होता है। सर तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? देखिए तरल संयोजी ऊतक का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है लिक्विड अवस्था में होने के बावजूद भी ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब ये होगा कि संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी ब्लड का काम है बॉडी के विभिन्न पार्टों को क्या करना? जोड़ कर रखना। सर हमने पढ़ा है कि सेल और सेल मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक और ऊतक मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन ऑर्गन मिलकर बॉडी बनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को क्या होता है? जोड़ने का काम हमारा ब्लड करता है। बात करते हैं सर विशेषता की कि ब्लड की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सभी लोग जानते हैं कि यह एक लाल रंग का होता है, इसका कलर रेड होता है, जबकि इसका माध्यम क्षारीय होता है। तो आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि कलर तो आपको पता ही है, माध्यम क्षारीय होता है। इसके अलावा इसका स्वाद जो होता है दोस्तों वो नमकीन होता है। कभी आप लोगों ने चखा भी होगा, ब्लड अगर निकलता है तो लोग कुछ लोग मुंह से लगा के क्या करते हैं? सक कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा। इसका अगर हम बात करें पीएच मान, सर पीएच मान ये होता है 7.4, यानी क्षारीय। हमने बताया ना माध्यम क्षारीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। भैया हमने आपको बताया, देखिए 7 अगर होता है तो उदासीन होता है। और उदासीन का मतलब सर क्या होता है? उदासीन का मतलब ना तो चीज़ें, ना तो उस चीज़ में कलर होगा, ना तो वो उसमें गंध होगा। यानी 7 की अवस्था में वो चीज़ क्या होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। जबकि उसके ऊपर जाने पर चीज़ें क्या होती है? क्षारीय होती है और नीचे आने पर अम्लीय होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पीएच मान 7.4, इसीलिए ये क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। सर एक पॉइंट मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये भी पूछा था कि भाई ये बताइए कि लाल रंग का क्यों होता है। तो सबको पता है कि ब्लड का रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण सर? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर लाल होता है। जबकि अगर मैं बात करूं नमकीन किस वजह से होता है, तो स्वाद इसका नमकीन क्यों होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की वजह से। सबको पता है NaCl जो है सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। और माध्यम क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? सोडियम बाइकार्बोनेट और के कारण क्या होता है? ये क्षारीय होता है। जबकि जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है वो उसकी वजह से ये नमकीन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके कार्य की बात करते हैं कि इसके वर्क क्या क्या है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये क्या करता है? यह हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। तो परिवहन का मतलब क्या हुआ सर? चलिए मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, ठीक है भैया, फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में क्या होता है? माल का प्रोडक्शन होता है ना। कोई कच्चा आइटम क्या होता है? कच्चा आइटम इसमें प्रयोग होता है, फिर उसको हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम हर जगह पे उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अगर तैयार होता है तो अब वो कंपनी का मालिक क्या चाहेगा कि भैया ये जो प्रोडक्ट तैयार हो गया है ये हमारे देश के हर कोने में इसको पहुंचाया जाए, देश के हर कोने में पहुंचाया जाए, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब बताइए ये देश के हर कोने में कैसे जाएगा? ये जाएगा यानी ऐसी चीज को पकड़ेगा जो लगभग हर जगह आसानी से पहुंच सकता है। तो भैया वो किसको पकड़ेगा? ये कौन सी चीज ऐसी जो आसानी से पहुंच सकता है? वो है हमारा ट्रांसपोर्ट, यानी मोटर व्हीकल, जिसकी वजह से सामान हर जगह पहुंच जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ये गाड़ी, तो बस इसी की वजह से सारी चीजें क्या होंगी? आराम से पहुंचेंगी। चलिए यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में भी होता है। जैसे जब भोजन का पाचन, हमने आपको बताया पूरा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया है कि जब भोजन का पाचन इस छोटी आंत में हो जाता है और भोजन पूरी तरह से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तो अब भैया यानी ग्लूकोज को हर बॉडी में के हर हिस्से में पहुंचाना जरूरी है कि नहीं है? बताइए। अब जिसको जरूरत पड़ेगी वहां ग्लूकोज जाएगा। तो कैसे जाएगा?
तो अब बॉडी को एक ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा जो लगभग हर जगह पहुंच सकता है, तो वो है ब्लड। क्या होगा? ब्लड। तो यानी ब्लड के माध्यम से अब क्या होगा, सारी चीज़ें, भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारी बॉडी में किसका, ब्लड का काम। तो ब्लड क्या करता है, शरीर में परिवहन का काम करता है, यानी ले आने और ले जाने का काम करता है। किसको? भोज्य पदार्थों को, इसके अलावा ऑक्सीजन को। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ आप। तो नेक्स्ट कार्य क्या है इसका, ताप नियंत्रण भूमिका। भैया ये क्या होता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? देखिए, मनुष्य क्या होता है, गर्म रुधिर प्राणी होता है। आपने देखा होगा ब्लड निकलता है तो गर्म होता है ब्लड। तो मनुष्य जो है गर्म रुधिर का प्राणी है ना। कैसे भाई? देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा कि यानी जब उसका जो बाहरी क्रियाओं के द्वारा जो अपने टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। कौन? ब्लड। आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारा क्या होता है, बॉडी हमारा ठंडा होता है, और ठंडी हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म हो जाती है। यानी वो बाहरी टेम्परेचर को क्या करता है, उसको बिल्कुल मेंटेन करने का वर्क करता है ना। इसी वजह से हम क्या रहते हैं, किसी भी मौसम में हम क्या करते हैं, खुद को उस परिस्थिति में ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन भूमिका निभाता है, हमारा ब्लड। तीसरा होता है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार। भैया प्रतिरक्षा तंत्र के लिए इसका मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसको ये मजबूत करता है, यानी उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। कैसे भाई? हमें पता है कि हमारी हम जो आज जहाँ भी हैं उसके बाहर तमाम बैक्टीरिया हैं, यानी हमारे आसपास तमाम बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी को किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकती हैं, और पहुंचाती भी हैं। कैसे पहुंचाएंगे? अगर प्रतिरक्षा यानी हमारी इम्यून सिस्टम अगर मजबूत नहीं है तो हर व्यक्ति क्या होता है, वो परेशान हो जाता है बहुत जल्दी। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारी बॉडी में यानी हमारे जो ब्लड होता है, इस ब्लड में पाया जाता है WBC। क्या पाया जाता है सर? WBC पाया जाता है। और WBC पाया जाता है जिसमें एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है सर? लिम्फोसाइट। और यही क्या करता है, यही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जिसकी वजह से हम बैक्टीरियाओं से सुरक्षित रहते हैं, यानी वायुमंडल पाए जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनसे हम सेफ रहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको डिटेल से यहाँ पे ये बताऊंगा कि ब्लड जो होता है इसको मुख्यतः 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में सर? 2 पार्ट में। यानी कैसे? देखिए ब्लड जो होता है, ब्लड अगर मान लीजिए 100% ब्लड है हमारी बॉडी में, तो 100% में 55% प्लाज्मा होता है, जबकि 45% ब्लड सेल्स होते हैं। यानी ब्लड को हम 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो ब्लड का पूरा यानी जो 55% है वो प्लाज्मा, जबकि 45% होता है ब्लड सेल्स। तो हम प्लाज्मा की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ब्लड सेल्स के बारे में बता दूं कि ये जो ब्लड सेल्स होता है ना, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? RBC जिसका मतलब होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, WBC जिसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, एंड प्लेटलेट्स। तो ये भी हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड का एक पार्ट है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि ब्लड मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, उसके बाद ब्लड सेल्स को 3 भागों में बांटा गया है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्लाज्मा की। ठीक है, देखिए तो बात करते हैं सर प्लाज्मा की। और प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया ना कि प्लाज्मा यानी जो कि ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा। कितना परसेंट? 55%। तो जब 55% होता है सर, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने होते हैं, 55%। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। देखिए प्लाज्मा की बात करें तो ये 92% जल होता है। कितने परसेंट? 92% तो इसका पूरा हिस्सा जल ही होता है प्लाज्मा का, जबकि इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन होते हैं? जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया। इसके अलावा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, और मैंने आपको सोडियम बाइकार्बोनेट ये बताया। कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं जैसे एल्बुमिन, प्रोथाम्बिन। ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसके काम क्या है। प्रोथाम्बिन है ये, प्रोथाम्बिन नहीं, प्रोथाम्बिन। इसके अलावा इसमें विटामिन भी पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि भोज्य पदार्थों का संवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? प्लाज्मा। मैंने आपको बताया भोज्य पदार्थ मतलब भोजन। तो भोजन को बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाने का काम किसका होता है? वो होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा मैंने आपको बताया, तो प्लाज्मा क्या करेगा? भोजन को बॉडी के हर हिस्से में पहुंचाएगा। तो अब आप सर पूछेंगे कि भाई ये बताइए, आपने बताया कि ऑक्सीजन भी पहुंचाता है ब्लड, तो जी बिल्कुल, ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? वो RBC पहुंचाएगा। जबकि भोज्य पदार्थों को केवल कौन संवहन के लिए जिम्मेदार होता है? वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो ये हो गई प्लाज्मा की बात। प्लाज्मा की बात मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा ब्लड सेल्स। किसके बारे में? ब्लड सेल्स। चलिए तो बात करते हैं ब्लड सेल्स की। और ब्लड सेल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लड सेल्स को मैंने बताया कि 3 भागों में बांटा गया। एक RBC जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, एक होता है WBC जिसको मतलब व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो सर जो RBC होता है इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स।
जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स। एक चीज आप याद रखना, ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, यानी वर्णहीन, रंगहीन, तो यानी श्वेत होता है। ल्यूको का मतलब क्या होता है? सफेद। तो हमें पता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट का मतलब ये सफेद होता है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटलेट्स, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो रुधिर जो है मानव शरीर का 8% पाया जाता है। कौन? रुधिर। रुधिर क्या बताया मैंने? रुधिर जो है मानव शरीर का 8% पाया जाता है, ठीक है, 8%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मान लीजिए आपका वेट 80 kg है, कितना है? 80 किलोग्राम। मान लीजिए आपका वेट 80 किलोग्राम है, तो कैसे पता करेंगे आपके बॉडी में कितने लीटर ब्लड होगा? तो देखिए 80 का 8% निकाल लीजिए, यानी 8 अठाई 64, है ना, 8 8 64, यानी 6 किलो 400 ग्राम के लगभग आसपास उतना आपका ब्लड होगा आपके बॉडी में। तो यही होता है, ब्लड जो है रुधिर मानव शरीर का 8% पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये पहले वाला टाइपिंग हो गया, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको पहले मैंने बता दिया इसको, तो इसको यहाँ पे मत जोड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सर अब हम बात करेंगे आरबीसी की। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है? कहाँ होता है भैया? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देखिए यहाँ मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझाना है कैसे। इसका जो निर्माण होगा यानी भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था मतलब यानी जब बालक का जन्म भी नहीं होता, वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, उस समय बालक में ब्लड यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये रहा इमेज, यानी भ्रूणावस्था की इमेज यही है। तो देखिए इस समय इसका जो निर्माण होता है वो होता है लीवर यानी यकृत में। ये इमेज है लीवर की जो त्रिकोणाकार का है। देखिए सर होता क्या है कि एक्चुअली में अगर देखें तो प्रारंभिक अवस्था में यानी भ्रूणावस्था में बालक में जो ब्लड निर्माण आरबीसी का निर्माण होगा वो मतलब अलग अलग अवस्था में 3 जगह होता है। जैसे प्रारंभिक चरण में तो उसका एक्सैक में होता है, 3 माह में लीवर में और 6 माह में प्लीहा में। तो आपको इतना चीज़ें नहीं याद रखनी है। आयोग केवल आपका लीवर मानता है, तो आपको लीवर टिक करना है। जब भी पूछेगा कि बालक में गर्भावस्था के दौरान यानी बालक जब गर्भ में होता है तो उसके दौरान आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना है लीवर में। लेकिन जब बालक का जन्म होता है दोस्तों उसके बाद यानी व्यक्ति में जीवन पर्यंत ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक अस्थि है, एक अस्थि का स्ट्रक्चर है। और अस्थि के दोनों किनारे आप देख रहे हैं, अस्थि के दोनों किनारे यहाँ पे निर्माण हो रहा है किसका? आरबीएम का, यानी आरबीएम यानी जिसका फुल फॉर्म होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो का मतलब लाल अस्थि मज्जा। क्या होता है? लाल अस्थि मज्जा। और इसी लाल अस्थि मज्जा में यहाँ पे दे रहे यहाँ पे आरबीसी का निर्माण हो रहा है। जबकि बीच वाला हिस्सा ये होता है वाईबीएम। क्या होता है? वाईबीएम का मतलब होता है वाई यानी येलो बोन मैरो यानी पीत अस्थि मज्जा। तो इसका कलर पीला होता है। तो मेन कहाँ होता है? ये हड्डियों के दोनों किनारे पे होता है, जिसको हम आरबीएम यानी रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। जबकि ये पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से को हम मज्जा गुहा कहते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपको याद क्या रखना है कि आरबीएम यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है व्यक्ति का जन्म के बाद? वो होता है हड्डियों के दोनों किनारे यानी रेड बोन मैरो में। तो रेड बोन मैरो में रेड कलर का होगा। और जबकि वाईबीएम यानी एलोपीस अस्थि मज्जा का निर्माण होगा पीत का, तो ये होगा वाईबीएम यानी पीत अस्थि मज्जा में, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका जीवन काल पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 डेज यानी 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जबकि होता क्या है कि 120 दिन बाद इसका विघटन या समापन हो जाता है कहाँ पे? प्लीहा यानी तिल्ली में। ध्यान समझिएगा कि आरबीसी जो होता है जीवन काल 120 दिन, निर्माण तो हो रहा था लीवर में भ्रूणावस्था में। जबकि दोस्तों क्या हो रहा था? निर्माण तो भ्रूणावस्था में कहाँ पे हो रहा था? लीवर में। जबकि जन्म के बाद कहाँ हो रहा था? रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में। तो इसका समापन कहाँ होगा? वो होगा प्लीहा यानी तिल्ली में। इसीलिए तो दोस्तों प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। किसको? प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। जबकि इनकी संख्या कितनी होती है? 45 से 50 लाख मिली घन मीटर, 45 से 50 लाख मिली घन मीटर, प्रति मिली घन मीटर यहाँ पे होता है। और इसका कार्य दोस्तों क्या? ऑक्सीजन का परिवहन। मैंने आपको बताया ना कि प्लाज्मा भोजन का परिवहन करता है, जबकि आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी बॉडी को ये सेल्स में पहुंचाता है, बॉडी के हर पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कार्यप्रणाली इसकी कैसे क्या होती है। देखिए होता क्या है कि जो आरबीसी है ना, ये आरबीसी इसमें एक कणिका युक्त प्रोटीन पाई जाती है। कैसी पाई जाती है सर? कणिका युक्त।
एक कलिका युक्त प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान समझिएगा। और ये जो कलिका युक्त प्रोटीन पाई जाती है, इस कलिका युक्त प्रोटीन में कौन सी पाई जाती है, ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी कलिका युक्त प्रोटीन कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन। कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है, तो हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए दो वर्ड, यानी हीम और ग्लोबिन। हीम एक प्रकार वर्णक होता है, वर्णक मतलब रंग, वर्णक मतलब रंग, और ग्लोबिन एक प्रकार प्रोटीन होता है। यानी अगर हम कहें तो हीम के कारण ही हीमोग्लोबिन को क्या करता है, रुधिर को रंग देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रुधिर को रंग देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ दे समझिए कि ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे मैंने नोटिस किया है। देखिए यहाँ पे पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपने देखा होगा कि 13 से 15 मिलीग्राम, 13 से 15, जबकि महिलाओं में 10 से 13 के बीच होता है। पुरुषों में 13 से 15 और महिलाओं में 10 से 13। आयरन हिम के केंद्र में पाया जाता है, हिम के केंद्र में आयरन पाया जाता है। इसीलिए आयरन की कमी से क्या होता है, मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो मनुष्य में किसकी रोग, कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। सभी आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं, यानी जो भी रेड ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं वो केंद्रक भी, यानी उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। भाई मैंने केंद्रक बताया ना, केंद्रक विकसित वाले जो प्राणी होते हैं जिनमें कोशिका विकसित अवस्था में पाई, उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक विहीन होते हैं, सभी आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं। तो जबकि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, जैसे ऊंट और तिब्बती लामा। ये पूछता है कि केंद्रक विहीन आरबीसी, सभी आरबीसी तो केंद्रक विहीन होते हैं, लेकिन इसके अपवाद कौन है, यानी ऐसे कौन से जानवर हैं जिसमें केंद्रक भी पाया जाता है, यानी केंद्रक विहीन नहीं होते। तो यहाँ पे जिनके आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाता है तो वो होता है ऊंट और तिब्बती लामा, ऊंट और तिब्बती लामा। ठीक है, तो ये था हमारा रेड ब्लड, यानी इसकी बात करें तो हमारा आरबीसी का पूरा फॉर्मेट था। आगे चलते हैं सर, बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, यानी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। आरबीसी का कितना, 120 दिन, जबकि इसका जीवन काल 10 से 13 दिन। संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर, ध्यान समझिएगा, 5000 से 9000, 5000 से 9000। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसका कार्य होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। किसका, ये होता है डब्ल्यूबीसी का कार्य। यानी अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप में डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पोसेल्स की क्या है भाई, कमी है। यानी डब्ल्यूबीसी ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इम्यून सिस्टम कमजोर है। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही जिम्मेदार होता है आपकी बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है। अच्छा, कैसे होता है ये, देखिए डब्ल्यूबीसी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें अगर मैं बात, एक कलिका युक्त कोशिकाएं और कलिका विहीन कोशिकाएं, ध्यान समझिएगा मैंने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारे ब्लड भी एक प्रकार क्या होता है, सेल्स का समूह होता है, छोटे छोटे सेल्स का समूह होता है। तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, कलिका युक्त सेल्स भी पाई जाती हैं, यानी कलिका से युक्त आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा कलिका विहीन भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कलिका युक्त यानी जो कलिका से युक्त होती है वो कौन कौन सी होती है, वैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फिल्स ये आपके कलिका से युक्त हैं, जबकि जितने भी कलिका विहीन यानी जिसमें जो कलिका विहीन है वो आपकी क्या होती हैं, साइड याद रखिएगा, ये कलिका विहीन है। ठीक है, और ये फिल्स आपकी कलिका से युक्त हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ये वैसोफिल्स, ये इसकी मात्रा सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी में, जबकि न्यूट्रोफिल्स की सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे मोनोसाइट्स ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि ये जो आपके वैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इसके अलावा एक मिनट जी, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वैसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स ये, और इसके अलावा मोनोसाइट्स, ये चारों मिलकर बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। कौन, ये चारों मिलके बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। जबकि लिम्फोसाइट्स ये बैक्टीरिया को मारेगा नहीं बल्कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हम यूँ समझ लेते हैं कि भैया ये क्या करेगा, ये रक्षा कवच बनाएगा, यानी सीधे ये कवच हमारी बॉडी में बना देगा कि भैया आप कोई बैक्टीरिया आए वो हमला ही नहीं कर पाएगा, ऐसे समझिए। यानी ये सब क्या करते हैं, ये तो भाई ये मारेंगी,
इनको मारेंगे, लेकिन लिम्फोसाइट मारेगा नहीं, बल्कि ये कवच बना देगा जो कि हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। इसीलिए अगर टी लिम्फोसाइट में दिक्कत होती है तो बॉडी क्या होती है हमारी, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जैसे मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिम्फोसाइट के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे आपके लिम्फोसाइट होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट, 2 प्रकार के। कौन कौन से सर? एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट, एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट, एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट। टी और बी, कौन कौन से? टी और बी। तो बी का बोन मैरो में निर्माण होता है, टी आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जब कोई व्यक्ति एड्स नामक बीमारी से ग्रसित होता है ना, तो उसका टी लिम्फोसाइट क्या होता है, डैमेज हो जाता है। भैया जब डैमेज होता है तो जाहिर सी बात है एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो वायरस इतना प्रभावित करता है, पूरी बॉडी को क्या करता है, सेल्स को उसको नष्ट कर देगा। इसीलिए एड्स में क्या होता है, इसीलिए इसका लाइलाज, यानी भाई इसका अभी तो कोई उपचार भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो एड्स जो है यहाँ पे कैसे होता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट उसका क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, उसमें एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। तो अब ये हमारा लास्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स, ये इसका काम क्या होता है भाई? देखिए काम तो यहाँ पे लिखा है कि रुधिर स्कंदन में सहायक, इसका मतलब नहीं समझ में आया सर। भाई ये बताइए, आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके कहीं खेलते उलते हैं तो आपकी बॉडी में चोट लगता है तो तुरंत ब्लड बहने लगता है ना, ब्लीडिंग होती है। लेकिन वो ब्लीडिंग बहते अचानक क्या होता है, जम जाता है, यानी रुक जाता है ब्लड हमारा, अचानक क्या होता है, बहना रुक जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बॉडी के अधिकांश ब्लड बह जाते हैं और हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पीक हो जाता है, यानी हम यहाँ तक कि मरने की कंडीशन व्यक्ति आ जाती। तो ऐसा क्यों होता है कि ब्लड जो है थोड़ी देर बहेगा उसके बाद वो जम जाता है? क्योंकि भैया यही जो प्लेटलेट्स है ना, इसी का तो मेन कारण है। कैसे? देखिए प्लेटलेट्स में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन। क्या पाया जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन। और जबकि मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा में पाया जाता है आपका प्रोथ्राम्बिन एवं फाइब्रिनोजेन, ये दोनों पाए जाते हैं। इसी तरह तो प्लेटलेट्स में जो पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये जो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इसके अलावा कैल्शियम, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक जालवत संरचना का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जब ब्लड बहता है उसके बाद जहाँ चोट लगती है वहाँ पे ऐसे जम जाता है, ऐसे इस तरह से उस पर जालवत ऐसे जालनुमा संरचना बन जाती है, और उसी में क्या होता है, ब्लड हमारा फंस जाता है। तो जब ब्लड फंस जाएगा तो ब्लड बह नहीं पाएगा, यानी भैया इतना बड़ा योगदान इसका होता है, जान लीजिए अब। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे एक सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो जब जालवत संरचना का निर्माण हो गया तो भाई ब्लड हमारा नहीं बहेगा, तो इस वजह से हम क्या होते हैं, मनुष्य जो है आसानी से सेफ हो जाता है। तो प्लेटलेट्स के यही काम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने, इनकी संख्या कितनी होती है भैया, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 3 लाख, कितने? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और जबकि जीवन काल केवल 1 सप्ताह होता है। अगर मैं बात करूँ प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की मैं बात करूँ तो प्लेटलेट्स यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं दोस्तों कि प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 1 सप्ताह। कितना होता है सर? प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 1 सप्ताह, ठीक है। जबकि WBC का जीवन काल 10 से 13 दिन होता है। कितना होता है? 10 से 13 दिन। और जबकि RBC का जीवन काल कितना होता है? वो होता है आपका 120 दिन, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको रुधिर वर्ग लेके आऊँगा जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से बताऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।